गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने तुम्हें जैव विविधता एवं संरक्षण पर एक वीडियो शेयर करी थी। आपने उसे देखा होगा और उसके हिसाब पे अपने क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार और जैव विविधता की क्षति क्या है, जैव विविधता के ह्यूमन बींग्स पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम उस वीडियो में कर चुके थे। आज उसी से आगे मैं टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। बात आती है कि हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। अगर हम जैव विविधता संरक्षण की बात करें तो इसके प्रमुख 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है संकीर्ण रूप से उपयोगी, दूसरा हो सकता है व्यापक रूप से उपयोगी और तीसरा हो सकता है नैतिक रूप से उपयोगी। बात आ रही है पहले संकीर्ण रूप से उपयोगी की। इसमें वे कारण आएंगे जिनमें मानव छोटे छोटे कार्यों की पूर्ति करता है। क्या ये कह सकते हैं कि मानव के जो छोटे छोटे कार्य हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। जैसे बात करें हम, भोजन है, रेसे हैं, इमारती लकड़ियां हैं, दवाइयां हैं, कीटनाशक हैं, गोंद हैं, आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में प्रचलित जो दवाइयां हैं उनमें से 25% दवाइयां हमें पादपों से ही प्राप्त हो रही हैं। ऐसे अभी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके औषधीय गुणों के बारे में हमें पता नहीं है। तो वे राष्ट्र जहाँ जैव विविधता जितनी अधिक होगी उस देश में उत्पादों से वो देश उन उत्पादों से अधिक व्यापार कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संकीर्ण रूप से जैव विविधता हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा कारण ये हो सकता है व्यापक रूप से उपयोगी। इसमें जैव संपदा के वे उपयोग आएंगे जिनका मूल्य आंका नहीं जा सकता है और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो पौधों से प्राप्त ऑक्सीजन है वह हमारे लिए प्राणवायु की तरह कार्य कर रही है। अकेला जो अमेजन वन है, अमेजन वर्षा वन जो है, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का लगभग 20% भाग का उत्पादन करता है और इसको हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जानते हैं। बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है, तो सीधा सा आंसर इसका अमेजन के वर्षावनों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत हम नहीं देते हैं, अर्थात जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ पौधों से उसकी कीमत हम नहीं चुका रहे हैं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कभी हमें ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो तब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। तो वह कितने रुपए का आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि हम पारितंत्र से कितनी चीज़ें मुफ्त में ले रहे हैं, लेकिन हम हानि भी उसे उतना ही पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही देखें, एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे जो पादप हैं, पादपों पर परागण की प्रक्रिया देखने को मिलती है जो हवा, पानी, कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों आदि द्वारा
की जाती है, जो परागण की प्रक्रिया है इनके द्वारा संपन्न होती है। अगर ये परागण की प्रक्रिया संपन्न ना हो तो न तो हमें फल मिलेंगे, न हमें सब्जियां मिलेंगी, न हमें अनाज मिल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो जैव विविधता का संरक्षण है या जो जैव विविधता संरक्षण है वह व्यापक रूप से भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा, नैतिक रूप से। नैतिक रूप में अगर हम जाएं तो जैव विविधता के संरक्षण में हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हम यह अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वह अकेले संभव नहीं है। यदि हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें चारों ओर पाए जाने वाले जो पादप हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको अपने साथ रखना होगा, क्योंकि इन सभी का अलग अलग रूपों में हमारे लिए अपना मूल्य होता है। फिर बात आती है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हम जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो जैव विविधता है, अगर हम इसके महत्व को जान लें तो हम देखते हैं कि इसे संरक्षित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसको हम दो तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। वो दो तरीके हैं स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो देखो, स्वस्थानीय संरक्षण होता क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। अर्थात यह संरक्षण की ऐसी तकनीक है जिसमें जीवों को इनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि हम उसे उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर रहे हैं, इसलिए हम इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है इसको हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हम जैव विविधता हॉटस्पॉटों की बात कर लेते हैं। अर्थात इंग्लिश में कहें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, अभी चर्चा करते हैं इसकी। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। तीसरा, वन्यजीव अभयारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सेंचुरियन। चौथा इसी में आ जाता है जैव मंडल परारक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे ही पांचवा आ जाता है सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं। पहले बात करते हैं हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की। जैव विविधता हॉटस्पॉट है क्या। अगर हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो इसमें ऐसे क्षेत्रों को रखा जाता है जिसमें जो जातियां हैं वह अत्यधिक
रूप से समृद्ध होती हैं, अर्थात ये जातियाँ दूसरे स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं। ऐसी जातियों को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत रख देते हैं। वर्तमान में अगर हम पूरे विश्व में देखें तो लगभग पूरे विश्व में 34 हॉटस्पॉट है, जबकि जो हमारा भारत देश है यहाँ पर मुख्य रूप से 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। वे हॉटस्पॉट हैं, पहला पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो बर्मा और तीसरा आ जाता है हिमालय। ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। दूसरा आ रहा है राष्ट्रीय उद्यान। कहते किसे हैं? ये सरकार द्वारा घोषित किए गए ऐसे आवासीय क्षेत्र हैं जहां वन्य जातियों को संरक्षित किया जाता है, अर्थात इनका निर्माण तो केंद्र सरकार करती है, परंतु जो इनका रखरखाव है उसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। इनकी जो वर्तमान में संख्या है, अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान है और इन क्षेत्रों में मानव का स्वतंत्र रूप से प्रवेश निषेध है, अर्थात अपनी मर्जी से व्यक्ति यहाँ पर घूम नहीं सकता है। जैसे सुंदरवन हो गया, गिर हो गया, कान्हा हो गया। अगर हम यहीं अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर तुमने सुना होगा राजा जी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार में है। ऐसे ही नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो कि चमोली में है। ऐसे ही कार्बेट नेशनल पार्क जो कि रामनगर नैनीताल में है। अगर हम कार्बेट की बात करें तो यहाँ पर हाथी हो गया, नीलगाय हो गया, ऐसे ही बाघ हो गया, इनका ऐसे बहुत सारे जीवों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ऐसे ही नंदा देवी की बात करें तो वहाँ पर कस्तूरी मृग हो गया, तेंदुआ हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तीसरा आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, अर्थात ये ऐसे सामूहिक आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पादप हो गया व जंतु हो गए, दोनों की जो स्थानीय जातियाँ होंगी या फिर जो बाहर से आई हुई जातियाँ होंगी उनको अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं। ये शिकार रहित क्षेत्र होते हैं, अर्थात यहाँ पर मानव शिकार नहीं कर सकता है और इन्हें पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, अर्थात जो इनका देखरेख का या फिर इनके रखरखाव का जो जिम्मा है वो राज्य सरकारों के पास होता है। भारत में वर्तमान में लगभग 448 वन्य जीव विहार हैं, जैसे घाना पक्षी विहार हो गया राजस्थान का, ऐसे ही मानस जंतु विहार हो गया असम में। तो ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगर हम यहीं बात करें, अपने कुमाऊं क्षेत्र की बात कर लें तो अस्कोट वन्य जीव विहार जो कि पिथौरागढ़ में है, और नंदौर वन्य जीव विहार जो कि 3 जिलों को छूता है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और इधर हमारा चंपावत जिला भी उसमें शामिल है। तो ये आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। चौथा होता है जैव मंडल पर आरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूर्णतया प्रतिबंध रहता है और यहाँ पर जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। इनमें जंतु व पादपों के साथ साथ मूल आदिवासी जो लोग हैं इस क्षेत्र में उनको रहने की अनुमति है। ये जो क्षेत्र होता है, अर्थात जो हमारा जैवमंडल पर आरक्षण है या आरक्षित है क्षेत्र है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बहुत समझना है इसको, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स में भी तुम्हें इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो 3 क्षेत्र होते हैं जैवमंडल आरक्षण के, वो 3 क्षेत्र हैं। इस चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे भीतर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कोर क्षेत्र कहा जाता है।
पहला जो क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है कोर क्षेत्र अर्थात कोर जोन। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई भी मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं या फिर जो मानवीय हस्तक्षेप होता है उसकी अनुमति नहीं होती है। दूसरा जो क्षेत्र आता है वह आता है बफर क्षेत्र या बफर अनुक्षेत्र भी कह सकते हैं, बफर जोन। बफर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मानवीय क्रिया जो कलाप होते हैं उनकी सीमित मात्रा में अनुमति होती है। और तीसरा जो क्षेत्र आता है इस तीसरे क्षेत्र को कहा अर्थात सबसे बाहरी जो क्षेत्र है वह होता है कुशल योजना क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मानव के जो भी लाभकारी उत्पाद होंगे उनको प्राप्त करने की पूर्ण अनुमति होती है, परंतु पारिस्थितिक जो हमारा तंत्र है उसकी क्षति की अनुमति नहीं होती है। अर्थात मानव अपनी क्रियाकलाप कर सकता है लेकिन पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको क्षति नहीं पहुंचाएगा। और इस क्षेत्र का जो उपयोग है वो शोध कार्यों के लिए और उत्पादों को प्राप्त करने के लिए और जो पुनर्वास जो योजनाएं होती है उनके लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये जो 3 क्षेत्र थे, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और कुशल योजना क्षेत्र, था सबसे भीतरी जो क्षेत्र है वो कोर क्षेत्र है जहाँ पर को हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं अर्थात मानव का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है बफर क्षेत्र अर्थात जहाँ पर सीमित रूप से मानव अपने क्रियाकलाप कर सकता है। तीसरा जो आ रहा है कुशल योजना क्षेत्र, यहाँ पर को मानव पूर्णतया स्वतंत्र रहता है लेकिन पारिस्थितिक तंत्र को हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं हम जो 5वां जो सविस्थानीय संरक्षण आ रहा था वह है सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं अर्थात जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, यह एक भावना प्रधान देश है या कह सकते हैं कि भावना प्रधान क्षेत्र है। इसमें लोगों की भावनाएं वनस्पतियों व जानवरों के साथ भी गहराई से जुड़ी रहती है। इसलिए बहुत से वृक्ष हैं, जानवर हैं, पर्वत हैं, जंगल हैं आदि को धार्मिक मान्यताओं के कारण सुरक्षित माना जाता है। जैसे हम अपने ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कुमाऊं क्षेत्र में तुमने बहुत बार सुना होगा कि जो वन होते हैं वनों को किसी देवी या माता के रूप में छोड़ दिया जाता है अर्थात वहाँ पर कोई भी कुछ समय के लिए वहाँ पर कोई भी क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कुमाऊं क्षेत्र के देवदार के वन हैं वो मंदिरों के कारण ही सुरक्षित हैं। ऐसे ही अनेक समाजों में धार्मिक महत्व के जो वनस्पतियाँ हैं जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, तुलसी हो गया, ऐसे कोई जानवर हैं जैसे गाय हैं, इन सबको सुरक्षा दी जाती है। अर्थात इन सभी वनों को जो ये सारी चीज़ें आई इन सभी चीज़ों को हम पवित्र मानते हैं अर्थात हम किसी वन को पवित्र कह रहे हैं तो उन वनों को हम पवित्र वन भी कह सकते हैं। दूसरा जो संरक्षण का मेथड आ रहा है वो आ रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण अर्थात ex-situ कंजर्वेशन। इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर मानव निर्मित आवासों में रखा जाता है। जैसे हम सविस्थान में तो क्या कर रहे थे कि उनके प्राकृतिक आवासों में ही जीवों को संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होगा इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर या फिर मानव द्वारा जो निर्मित आवास होंगे उनमें रखा जाता है, इसलिए इसे हम बाह्य स्थानीय संरक्षण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान हो गए, वानस्पतिक उद्यान हो गए, चिड़ियाघर हो गया, ऐसे ही जो निम्न ताप परिरक्षण क्षेत्र होते हैं ये सारी चीज़ें बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं।
ऐसे ही बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं या राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उनके थ्रू भी जैव विविधता को हम संरक्षित करते हैं। तो उनको मैं अलग से तुम्हें टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा कि वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उन्हें भी आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रेड डाटा बुक, अर्थात लाल आंकड़ों की पुस्तिका। तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये लाल आंकड़ों की पुस्तिका है क्या। अर्थात यह जो लाल आंकड़ों की पुस्तिका है, ऐसी पुस्तिका जिसमें ऐसी जातियों की सारणी को लिखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या जो फिर विलुप्त हो गई हैं। इसका जो भारत में काम है, भारत में जो इन चीज़ों का कार्य, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, वह इन सब जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो गए हैं, इन जीवों को क्रमशः जंतु व पादप जातियों का सर्वे कर इन जातियों को सारणबद्ध करने का कार्य इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। और से चीज़ें मैं आपको नोट करने को दूंगा, उन्हें आप नोट कर लेंगे।